हेलो बच्चों लोग, हम लोगों का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि मोल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशन कि जैसे मोल का यूज़ करके कैसे केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोगों का जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले इसमें कुछ टर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैटर, कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक्चुअल में क्लास 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा व्हाट इज मैटर। तो अगर आपसे पूछे मैटर क्या होता है तो आप क्या बोलते हो? anything which occupy some space and which occupy some space and have some mass is known as matter। ठीक है, बहुत बेसिक सा टर्म है जो आपको पता होगा। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मैटर होता है वो किससे बनता है। अच्छा, इसके पहले एक टर्म समझ लेते हैं। और कई बार मतलब 8th 9th 10th की बुक में लिखा रहता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। उसमें यह भी कहता है कि इवन एयर, मतलब एयर जो हमको दिखता नहीं है तो एयर भी क्या है? मैटर है। तो एयर गैस है तो वो भी मैटर है। तो क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। ठीक है, ये बात तो सही है। पर अब इसमें एक दो क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारे चारों साइड देखो लाइट है। अरे, जिससे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, लाइट। क्वेश्चन ये आता है क्या लाइट एक मैटर है? या जिससे मैं बोल रहा हूँ साउंड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइट एंड साउंड के बारे में क्लास 9th में फिजिक्स में आपको रहा होगा। तो क्वेश्चन ये कि हमारे चारों साइड साउंड भी है, हमारे चारों साइड लाइट भी है। क्या लाइट और साउंड भी मैटर है या नहीं है? तो देखो, सबसे पहले समझो क्या है, आपको क्या डेफिनेशन लिखवाया है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। लाइट क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। देखो, स्पेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये डस्टर है, तो डस्टर ने ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वहां पे मार्कर नहीं आ सकता, मार्कर बगल में आएगा। अब जब डस्टर को रिमूव करोगे तो वहां पे आ सकता है मार्कर। तो डस्टर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है वहां पे कोई और मैटर नहीं आ सकता है। तो अब लाइट जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। देखो, जैसे मान लो कि मैंने इधर से एक मान लेते टॉर्च के थ्रू लाइट ऑन किया, इधर से ऑन किया, 2 लाइट आ गई, ऊपर से भी क्या 3 लाइट 4 लाइट। आप जितने चाहो उतने लाइट ऑन कर सकते हो। तो एक ही जगह पे आप जितने चाहो उतने लाइट को प्लेस कर सकते हो, क्योंकि लाइट क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं या फिर जिनके अंदर मास नहीं होता है वो आपके पास मैटर नहीं कहलाते हैं। मतलब जैसे लाइट और साउंड, उनका ना मास है, मतलब जिनका मास नहीं होता, और जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते जैसे लाइट एंड साउंड, वो मैटर नहीं होते। क्वेश्चन है कि होता क्या है? तो उसका सबसे पहला तो आंसर यही है कि क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। उसका दूसरा आंसर ये है कि आगे आपको बताया जाएगा। वैसे ये दोनों एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म है, और बाकी इसके बारे में हम लोग आगे रिसर्च करेंगे। इस चैप्टर में हमें करने की जरूरत नहीं है, आगे करेंगे हम लोग। तो नीचे लिख लो, इसमें नीचे लिखो लाइट एंड साउंड इज नॉट मैटर। तो लाइट और साउंड मैटर नहीं होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग मैटर के साथ साथ हम लोग समझते हैं कि आपके पास कि एटम क्या होता है, कि व्हाट इज एटम। तो एटम के बारे में सबको पता होगा। अरे एटम भाई, इस पे एक बार मूवी आई थी परमाणु करके। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। देखो, सबसे पहले एटम समझ लेते क्या है। आपको पता होगा एटम आपका स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है जिससे मैटर बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आराम से समझो।
सपोज करते हैं कि एक बिल्डिंग बन रही है, आपने कभी ना कभी किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, ठीक है। बिल्डिंग में देखो क्या होता है, जो ब्रिक होते हैं, ब्रिक मतलब कि जिससे जोड़ते हैं ना, ब्रिक भाई पत्थर को जोड़ते जाओगे बिल्डिंग बन जाता है। तो वो जो ब्रिक होता है वो समझ लो, वो जो बड़ा सा बिल्डिंग है, जो आपका एक बिल्डिंग मानते बन रहा है, तो बिल्डिंग को समझ लो मैटर है, और जो ब्रिक है वो एक एटम है। तो क्या होगा, आप एटम को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाता है आपका, मतलब एटम को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा, मैटर। मतलब ब्रिक को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, बिल्डिंग। अब देखो होता क्या है, एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए हम लोग सीमेंट एंड सैंड का यूज करते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, आगे चल के केमिस्ट्री में क्या करेंगे, एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ने के लिए हम लोग बॉन्डिंग का यूज करेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में भी आपको बेसिक चीजें क्लास 8, 9, 10 में बताया गया होगा। तो मतलब क्या होता है कि एक एटम और दूसरे एटम को हम लोग बॉन्डिंग के थ्रू जोड़ते हैं। अब बॉन्डिंग भी एक आगे चैप्टर है, 2 चैप्टर बाद आ जाएगा, तब देख लेंगे बॉन्डिंग क्या होता है। वैसे आपको बेसिक इसका पहले से पता होगा। तो क्या होता है कि जैसे बड़ी सी बिल्डिंग में क्या होता है कि जो ब्रिक होता है, ब्रिक को जोड़ते जाओ तो बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, मैटर के अंदर होते हैं एटम, एक एटम दूसरे एटम के थ्रू बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। और जो एटम जो होता है वो क्या होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो, ये लिखो, एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम। तो एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम। तो जितने भी मैटर होते हैं वो किसके बनते हैं, एटम के बनते हैं। देखो अगर आप एटम के बारे में बोलो तो एटम के बारे में पहले भी ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया का जो वेद है, मतलब वेदास, उसमें एटम को परमाणु बोला हुआ है, और इसके बारे में पहले भी बोला गया था। पर हम लोग जो पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें करें, उसका है एक्चुअल में हेडिंग मॉडर्न केमिस्ट्री। हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करते हैं सिर्फ। तो मॉडर्न साइंस में एटम के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने, ठीक है। पहले वेदास में लिखा होगा, उससे हमें मतलब नहीं, हम लोग मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं। तो मॉडर्न साइंस में एटम के बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो डाल्टन ने बताया कि भाई एटम जो मतलब जो मैटर होता है वो एटम से बनता है, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इस नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने कुछ पॉइंट बताए थे, उसको लिख लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें है नहीं डिफिकल्ट, तो लिखते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट लिखो एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम। जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में सब एटम से बनते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, लिखो एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें लिखो इट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, और आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, देखो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको पता होगा कि एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही आपका मास होता है वो भी कंजर्व होता है। मास या मैटर किससे बनता है, वो एटम से बनता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि एटम कंजर्व होता है और आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखो एटम्स आर कंजर्व्ड, atoms can neither be created can nor be destroyed। ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो कंजर्व होता है, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज करते हैं ऑक्सीजन।
तो इस यूनिवर्स में ऑक्सीजन के जितने भी एटम हैं तो वो एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई एक सिंगल एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सेम होते हैं, सेम मतलब कि उनका जो भी साइज होगा, उनका जो भी मास होगा वो सिमिलर होगा। और उसने साथ में ये बोला कि अगर अलग अलग एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो उनके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, size and shape. Atom of same element have same mass, size and shape, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखो atoms of different element have different size, mass and shape। तो अलग अलग एलिमेंट का क्या होता है, जो एटम होता है वो अलग होते हैं, और सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन से पॉइंट सही है, कौन से पॉइंट गलत है, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करना चाह रहे, वो आगे करेंगे, क्योंकि हम लोगों का आगे जो टॉपिक होगा उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे करेंगे, अभी वो उस चैप्टर में नहीं करना। हमारे चैप्टर में सारा फोकस है मोल पे, हम लोग मोल पे फोकस करेंगे। तो बस ये बेसिक कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक एक्चुअल में है। अब होता क्या है, देखो एटम इसने बोला कि स्मॉलेस्ट होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल बताया। पर आगे चल के हमको पता चला कि एटम बाय फर्दर डिवाइड हो सकता है, और एटम से क्या बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये एटम से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ये नहीं करना हमको इस चैप्टर में, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कब करेंगे, ये करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे नहीं करना होता। तो अब क्या है क्या एक्चुअल में, कि ये जो एटम जो है एक्चुअल में, इसका आगे चल के फर्दर डिस्कवर हुई, मतलब आगे फर्दर रिसर्च हुआ और पता चला कि ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो लेटर ऑन it was found that atom can further divided and every atom is made of subatomic particle electron, proton and neutron। तो सारे के सारे जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनका मास क्या होता है, किसने डिस्कवरी किया था, इनके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आपके पास भाई, ये पता होना चाहिए। वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ये मतलब एज्यूम करके चलते हैं कि क्लास 10th पास आउट बच्चों को ये सब पता होगा, मतलब ये एज्यूम करके चलते हैं। पर मैं अपने साइड से सेफ साइड रहने के लिए मैं लिख देता हूँ। वैसे आप सब ने 10th पास किया होगा, तो मान के चलते कि 10th पास आउट बच्चों को पता होना चाहिए, मतलब चाहिए एक्चुअल में होना, मतलब हो सकता है ऐसा नहीं चाहिए, ये एक्चुअल में होना ही चाहिए, क्योंकि आपने 10th पास आउट किया है एक्चुअल में। 10th में आप फेल हो गए होते तो अलग केस था, अदरवाइज से 10th पास आउट बच्चों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, सेम प्रोटॉन के लिए, सेम न्यूट्रॉन के लिए। ये एक क्लास मतलब 8 या 9 के बच्चों को पता होता है वैसे मेरे हिसाब से, और 10th पास आउट को तो पता होना ही चाहिए एक्चुअल में। तो देखते क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, मास लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे। अब ये पता होना चाहिए, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसका, लेकिन यूज पड़ेगा एक्चुअल में, और ये पता होना चाहिए, मतलब एक क्लास 10th पास आउट बच्चों को ये मान के चलते पता होना चाहिए। पर मैं अपने साइड से वही सब करवा दे रहा हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। और साथ में डिस्कवर्ड बाय, तो मैं ये एज्यूम करके आपको सारे लेक्चर लूंगा कि शायद आपको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, बस ये मान के चल के कि कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनके एटॉमिक नंबर पता है, बाकी चीज़ें मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। केमिस्ट्री में हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन, एंड थर्ड इज
न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, केजी में मैं लिख रहा है, ध्यान रखना। ग्राम में करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना। ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में। केजी में क्यों लिख रहा है, क्योंकि एसआई यूनिट केजी होता है। अब एसआई यूनिट क्या होता है, फिजिक्स में बताया क्या होगा, ये आपको पता होगा वैसे। तो एसआई यूनिट मास का केजी होता है 10⁻⁻27 kg। दोनों का मास देखो नियरली सेम है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली सेम। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ, अगर आप कभी किसी मतलब लैपटॉप में या मोबाइल में ये देखोगे तो ये स्टार जो होता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपका स्टार ही होता है। वो एक ये नहीं लिख सकते, नहीं तो आपको लगेगा एक्स लिख दिया। तो ये स्टार जो लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, इस बात को ध्यान रखना है। मैं हमेशा स्टार का ही यूज करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम। दिस कोलॉम क्या है, उसका यूनिट है 10⁻19 कोलॉम -19। और लास्ट वाला क्या है, न्यूट्रॉन, पता है न्यूट्रल है, सो उसका चार्ज क्या है 0। ठीक है, डिस्कवरी किसने किया, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया जे थॉमसन ने। देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लेके 2 साइंटिस्ट का नाम आता है, दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। एक साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन जिसने एनोड एक्सपेरिमेंट किया, और एक रदरफोर्ड जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। रदरफोर्ड ने अलग काम किया, गोल्डस्टीन ने अलग काम किया, दोनों का नाम आता है, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन। अब दोनों में से किसी को डिनाई नहीं कर सकते। तो इसमें आप लिखोगे ई गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। ठीक है, दोनों के अपने अपना कंट्रीब्यूशन, किसी को आप डिनाई नहीं कर सकते, किसी से आप किसी का हक नहीं मार सकते। भाई दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया तो दोनों का नाम दिया जाएगा। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एक क्लास 10 पास आउट बच्चे को तो पता होना ही चाहिए। वैसे ये जैसे क्लास 8 या 9 के बच्चे को भी पता होता है, तो आप इसको लिख लो। जहाँ पे भी आपको लगे मैं कुछ फास्ट कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, वीडियो आप पॉज करके लिख लेना आराम से। तो ये आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब किसने मतलब कैसे डिस्कवर किया वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे, यहाँ पे भी करने की जरूरत नहीं। ये बेसिक चीज़ें आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ये सबको पता होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या फिर ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास या बेटर होगा हम लोग इसको बोले मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर होता है, जो होता है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है तो उसको उधर भेज देंगे, तो वो क्या होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वही आप लिख लेना पूरा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लिख लेते हैं एक्चुअल में। अब देखो बात यह आती है, सबसे पहला
एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते कैसे, तो देखो होता क्या, जैसे x और यहाँ लिखा है z और यहाँ लिखा है a, ये जो z जो लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग केमिस्ट्री में z से लिखते हैं और इसको नीचे लिखा जाता है। ऊपर जो लिखा जाता है ये होता है मास नंबर। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। हो सकता है आप लोगों में से कोई बोलो कि सर ऐसे नहीं लिखते, मतलब ये x तो एलिमेंट का भाई सिंबल है, ये तो एलिमेंट है, ठीक है। अरे हो सकता है ना जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ऐसा। तो x तो सिंबल है, एटॉमिक नंबर मास नंबर, ठीक है। आप लोगों में हो सकता है कोई बोले नहीं सर हमको ऐसा नहीं बताया गया, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब है क्या कि क्लास 11th में क्या होता है कि सब चीज़ें मिल जाती है। देखो समझो होता क्या है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, ICSC, CBSE, स्टेट बोर्ड या IGSC, बहुत से बोर्ड होते हैं। तो ये जो बोर्ड होते हैं एक्चुअल में ये एक तरीके से नदी के जैसे होते हैं, कि जैसे मान लो कंट्री में, अरे मान लेते हैं नासिक से कोई नदी निकल ली, गोदावरी, ठीक है। थोड़ा पुणे के पास जाओगे, कौन सी नदी निकलती, कृष्णा, अरे महाबलेश्वर से, तो बहुत सी नदियाँ निकलती है। पर सारी की सारी नदी क्या होती है, लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, मतलब कि समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, सारा समुद्र मिल जाती है, कोई भी हो, चाहे गंगा भी हो, वो भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ऐसे क्या होता है, डिफरेंट बोर्ड होते हैं, CBSE, ICSC, आप अलग अलग बोर्ड से आए होगे, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे हम लोग आ गए JEE में। तो JEE में क्या होता है, सारे बोर्ड आके मिल जाते हैं। तो JEE या नीट समझ लो, नीट में भी क्या होता है कि सारे बोर्ड आके मिल गए। अब हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप JEE मतलब आप CBSE से हो, ICSC से हो या फिर किससे हो, अब आपका टारगेट है सिर्फ JEE और नीट। तो इसके सामने बाकी बोर्ड से कोई मतलब नहीं। हाँ, अब आप अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप बोलो सर हमको ये करवाया गया, हमको वो करवाया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब बता देता हूँ, सब सही है, ठीक है। किसी को ऐसा लिखवाया गया तब भी सही है। नीचे लेकिन जो लिखा जाता है, नीचे जो लिखा जाता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो लिखा जाएगा मास नंबर। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, और बीच में एलिमेंट। आप इसको ऐसा भी लिखो तब भी सही है, आपका मन करता लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और सब सही है। आप इसको ऐसा भी लिखते हो तब भी सही। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कार्बन, तो 6 इज एटॉमिक नंबर, 12 इज मास नंबर। मैं तो भाई क्रॉस में लिखता हूँ, मुझे क्रॉस में पढ़ाया गया। बाद में मैंने कई बुक में देखा कि उसमें राइट में लेफ्ट में भी लिखा रहता है, तो वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। मेरी आदत क्रॉस में लिखने की है। तो अब आपको जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे भी सही है। किसी ने लिखा अरे नहीं सर मैं ऐसा लिखूंगा, सही है, ये भी सही है, ये भी सही, पर नीचे जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। लेफ्ट लिखते हो राइट, लेफ्ट या राइट वो आपका पर्सनल चॉइस है, दोनों करेक्ट है। या किसी ने अगर ऐसा लिख दिया तब भी वो सही है। आपको जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, उससे मैटर नहीं करना है, मतलब उससे मैटर कुछ भी नहीं करता, वो हमें मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ऊपर मास नंबर लिखा जाएगा, यहाँ बीच में एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। डायगोनल में लिखना है, राइट में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, सब चीज़ें सही है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास, ठीक है, वही मास नंबर। कि मास नंबर में हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर काउंट किया, इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट क्यों नहीं किया। मतलब कि वो जो मास नंबर था हमने उसमें प्रोटॉन लिया और न्यूट्रॉन लिया, पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया वो समझते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, तो क्लास 10 पास आउट बच्चा तुरंत बोलता है कि क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का मास कम है। और एक्चुअल में अगर आपने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो एक्चुअल में सपोज करो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा है कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन एटॉमिक मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते। आपने लिखा बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आपको इसके लिए पता कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। क्या छोटा, अरे भैया क्या बता दिया छोटा। अब ऐसे केस में तो क्वेश्चन यही उठेगा, अगर चलो इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है तो
तो अच्छा चलो प्रोटॉन का मास कितना है 1.66 10⁻⁻27 kg। ये कौन सा बड़ा मास है, तब तो ये भी छोटा है, ये क्यों लेते हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट आप बोलने जा रहे हो वो बहुत सोच समझ के बोलना है। अगर आपने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, मतलब इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते, तो इसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0। तो अब होता है कि फिर सर क्या बोलना है, आपको बोलना है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एज कंपेयर टू mass of proton and neutron, so mass of electron is not considered in the mass of atom। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए उसको नहीं लेते। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपसे एक बोला कि भाई एक नंबर है x, ये 0.001, और मैंने आपसे ये पूछा कि ये नंबर कैसा है, बड़ा या छोटा, और आपने बोल दिया छोटा, तो आप समझ लो कि आपको मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं बड़ा या छोटा, ये कैसा कुछ होता ही नहीं। मान लो मैंने पूछा कि ये बताओ x क्या है, बड़ा नंबर कि छोटा नंबर। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर किसके रेस्पेक्ट में बताना है। मतलब देखो दो टाइप के बच्चे यहाँ से होंगे। मैंने बोला कि x की वैल्यू होती है 0.001, तो ये कैसा नंबर, बड़ा या छोटा। अगर आपने बोल दिया सर छोटा नंबर, तो दिस मीन्स दैट आपको मैथ्स आता ही नहीं है, आपका मैथ्स 0 है। हाँ, क्लास 10th में आप 90 या 95 मार्क्स लाए हो, उससे मैथ्स चेक नहीं होता। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि ये बड़ा या छोटा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे मैथ्स को चेक करेंगे। तो x बड़ा या छोटा ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो आपके मन में यह आना चाहिए पहला क्वेश्चन, या आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछोगे सर ठीक है बड़ा या छोटा तो ठीक है, पर किसके रेस्पेक्ट में बताना है, तब जाके क्वेश्चन सही उठेगा। तो x बड़ा या छोटा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। अब देखो समझते हैं, अगर एक नंबर है 1000, उसमें अगर 0.001 ऐड करोगे तो देखो 1000 बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा है, तो इस बड़े नंबर के सामने ये छोटा वाला नंबर इग्नोर हो जाएगा, निग्लिजिबल। इग्नोर मतलब निग्लिजिबल, ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये इग्नोर हो जाएगा। देखो ये जो लिखा है, मतलब इसको सीधा नहीं, इसको घुमा के लिखते हैं, मतलब घुमा के लिखते हैं। देखो ये तो इक्वल टू होता है, पर इक्वल टू नहीं कर रहे, हमने क्या किया छोटे नंबर को उड़ा दिया, तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट कितना होगा 1000। अप्रॉक्सीमेट क्यों, क्योंकि हमने इस छोटे नंबर को उड़ा दिया। तो 1000 एक बड़ा नंबर था, उसके सामने यह नंबर बहुत छोटा था। ठीक है, बड़ा या छोटा आप जब भी बोलोगे तो बोलोगे किसके रेस्पेक्ट में है। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एक दूसरा नंबर था, अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। अब इन दोनों में तो भाई ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है ना। तो आपने पहले कैसे बोल दिया था कि भाई ये नंबर छोटा है, ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। ये नंबर बड़ा है या छोटा, इस बात पे डिसाइड होगा कि सामने क्या है। तो जब सामने बड़ा नंबर है तो ये इग्नोर हो जाएगा। अब जब इसके सामने छोटा नंबर आएगा तो ये इग्नोर होगा, या फिर ये हम लोग इसको मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे। तो कोई नंबर, एक बात को ध्यान रखना, बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो हमेशा रेस्पेक्ट में होता है। तो जैसे चलो रेस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज करते हैं कि मान लो मेरी सैलरी सपोज करते 50,000 है, और मान लेते मैं अपने आप को बोलूँ रिच, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैं रिच या पुअर नहीं हूँ, ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे मान लो भाई पैसे वाला, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक जो सब्जी का ठेला लगाता है या फिर जो एक ऑटो चलाता है उससे कंपेयर किया, जो महीने में 10-15 हज़ार रुपये मान लो कमाता है और मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे लगे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, पैसे वाला आदमी हूँ। ठीक है, देखो, और मैं वही अपने आप को अगर मैं कंपेयर करूँ मुकेश अंबानी से, तो मुझे लगे कि मैं उसके सामने भिखारी हूँ। एक्चुअल फैक्ट यही है कि वो जो डेली हो सकता है 50 करोड़ कमाता हो और मैं महीने को 50,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे लगे कि मैं भिखारी हूँ उसके सामने। तो अब मेरी औकात क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा सामने वाले की औकात क्या है। सामने वाला अगर गरीब है तो मैं उसके सामने अमीर हूँ, सामने वाला अगर अमीर है तो मैं उसके सामने गरीब हूँ। तो ऐसे नंबर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। नंबर बड़ा या छोटा इस बात पर डिपेंड करेगा सामने वाला क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का मास ऐसा आप बोल देना कि मास छोटा है,
तो 0 नंबर मिलेंगे। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। आप बोलोगे छोटा है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, इसलिए उसको नहीं लिया है। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये नंबर इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना मैथ्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इसमें नीचे लिखते हैं, नीचे लिखो इसमें, ये तो मैं आपको समझा रहा था, नीचे लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू mass of proton and neutron, so mass of electron is not considered in mass of an atom। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते किसी भी एटम के मास में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि उसका मास स्मॉल है, किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोनों का मास तो सेम है एक्चुअल में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखो नियरली सेम है एक्चुअल में, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको ये नहीं बोलना है छोटा, आपको बोलना है छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको क्या है कि देखो 9th 10th तक तो आप ऊपर ऊपर से कुछ भी पढ़ लो चलता है, पर 11th के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा ना कई बार कि भाई लिटिल नॉलेज डेंजरस होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, 10th तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसका चलो एक रीज़न समझ लेते हैं। पहले समझ लो एग्ज़ाम के बारे में। देखो आप बोर्ड एग्ज़ाम मतलब देखो 10th तक की एग्ज़ाम में आप कहानी लिख के आते हो, एग्ज़ाम में गए कहानी लिख के चले आए, एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, कुछ भी था, आपने कहानी लिखी, कुछ भी लिख दिया, मतलब पूछा है चलो अच्छा एटम के बारे में बताओ, कुछ भी लिख के आ गए, ये होता है वो होता है। टीचर ने दया खाई, आपने भले गलत सलत दिखा, टीचर ने दया खाई, आपको 4 में से 1 नंबर दे दिया। मतलब क्लास 10 तक यही होता है ना। ये आप क्लास 10 का बच्चा ये सोचता है कि जितना चाहो उतना लिख के आ जाओ। मतलब अगर मान लो आप मतलब 9th में हो 8 में हो, मतलब जब रहे होगे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बताते ना कि भाई क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, बताते ना। ये क्लास 10 तक को बच्चों को क्या बताते हैं, क्वेश्चन भाई छोड़ के नहीं आना है, अगर नहीं आता तब भी कुछ ना कुछ लिख के आना है। तो टीचर को दया आती है, चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर ले लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है चलो आधा नंबर ले लो। ठीक है, वहां पे चलता है, वहां पे आपको कैसा भी नॉलेज है डजेंट मैटर। अब क्या आपके पास एग्जाम है, अब एग्जाम है जेई या फिर नीट। ठीक है, एग्जाम है, यहां पे क्या है +4 या फिर -1। अगर देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत ऑप्शन टिक किया तो आपको 4 में से ऐसे नहीं होगा कि 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा, सीधा सीधा -1। सोचो -1, तो यहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज कम हुआ तो सीधा -1। बोर्ड एग्जाम नहीं है बेटा, अब 9th 10th वाला कि आप कुछ भी कहानी लिख के आ गए कि पूछा इलेक्ट्रॉन का मास क्या, कुछ भी लिख के आ गए आपको मिल गए 1 नंबर 2 नंबर। अब ऐसा नहीं होगा, या तो 4 में 4 मिलेगा या -1 मिलेगा। इसलिए क्लास 11th 12th या जेईई नीट वाले बच्चों को ये बोला जाता है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो नहीं करना है, छोड़ देना है। देखो 9th 10th तक नहीं आता तो कहानी लिख के आओ, 4 में से 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, नहीं आता है तो नहीं करना है, और अगर लिटिल नॉलेज से कर लिया, अगर मान लो स्मॉल नॉलेज है लिटिल नॉलेज है कर लिया तो -1। ठीक है, सिंपल है। तो यही वो जो टर्म है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वो इसके लिए है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, जो आना चाहिए परफेक्शन होना चाहिए उसमें, अदरवाइज -1 मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है कुछ भी हो छोड़ दो, अरे -1 से तो अच्छा 0 है ना, छोड़ दो 0 मिलेगा, ट्राई करोगे तो -1 मिल जाएगा। इसीलिए अब आपको चीज़ों को बहुत क्लियर कट पता होना जरूरी है। तो जो चीज़ें पता होनी चाहिए बस क्लियर कट पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बस आपको चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो हम लोग अब क्या है कि कुछ चीज़ों को चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हम नीचे एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, find the number of electron, proton and neutron
इन दी फॉलोइंग, मैं कुछ एटम, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ आयंस देने जा रहा हूं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखो सबसे पहला आपके मन में एक डाउट होगा, सर केमिस्ट्री है तो क्या पीरियोडिक टेबल पूरा है याद करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आपके लेवल पे सिर्फ शुरू के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना है बस। आप बोलोगे सर एटॉमिक मास तो भाई किसी एलिमेंट का याद नहीं करना, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का याद नहीं करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, वो भी कितने, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का। उसके आगे बताया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। तो और वो भी क्लास 10 तक के बच्चे को पता होता है, जितना पता है उतना ही याद करना है, कुछ अभी अलग नहीं करना है। तो हम लोग अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो मैं सबके बारे में लिख दूंगा, जैसे ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, सब आपको कैलकुलेट करना है। मैं जब भी कोई क्वेश्चन दूंगा अभी जैसे, तो पहले इसको खुद से ट्राई करना है। जब आपसे मान लो नहीं बनेगा तो मेरे सोल्यूशन को देखना है। तो पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। पहले आंसर खुद से निकालना, फिर आप अपने आंसर से मेरे आंसर से मैच करना। C6H12O6 ग्लूकोज होता है। फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कैल्शियम। दिस इज परमैंगनेट, पता ही होगा आपको। हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे जिसके आपकी जरूरत है। जैसे कार्बन की जरूरत, मैं सबका लिख रहा हूँ। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। फिर हाइड्रोजन तो दिया हुआ है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर। सिर्फ शुरू के 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना है, मास नंबर किसी का नहीं याद करना है। मतलब वो आपको हमेशा एग्जाम में दिया रहता है। सल्फर, मैंगनीज, एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की वैल्यू उधर दिया है, तो आपको इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट इसको आप लिख लो। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब आप लोग एक्चुअल में वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। अब मैं इसको कर रहा हूँ, देखो। तो सबसे पहले मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ, 1H1। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सो इलेक्ट्रॉन इज 1, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन इज 1। न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यही था। तो अरे न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रॉन था मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है एटॉमिक नंबर। तो आप एक चीज लिख लो कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन वो क्या होता है, वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक, ऐसा होता है। तो ये 1 माइनस 1 0, ठीक है, पहला हो गया। सोडियम के लिए करते हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन इज 11। फिर आपके पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, वही प्रोटॉन भी 11, दिस विल बी 23 माइनस 11, दिस विल बी 12, ठीक है, ये हो गया। तो इसको फटाफट लिख लो। ठीक है,
हम लोग और आगे चलते हैं कैल्शियम पे। तो दिस विल बी 20 20 40 माइनस 20, दिस विल बी 20, ठीक है। मरकरी पे 80 80 200 माइनस 80, सो दिस विल बी 120, ठीक है, ये हो गया। तो हमें ये कुछ मॉलिक्यूल्स और करने हैं, ठीक है। तो मैं मॉलिक्यूल का नाम यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपके लिए सही रहेगा। CO2 करना है, और आप लोगों ने क्वेश्चन तो लिखा होगा, मतलब जिससे मुझको ध्यान है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लूकोज। हमको H3PO4 करना है, SO4 2 माइनस करना है, MnO4 माइनस करना है, और NH4 पॉजिटिव, ठीक है। हमें ये और करना है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज फाइंड करनी है। पहला क्या है इसमें, मतलब CO2, अगला क्या है CO2, फिफ्थ इज CO2। देखो कैसे होगा इसमें, देखो क्या है, क्या कार्बन है, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अरे एटॉमिक नंबर दिया था आपने लोगों ने नोट किया होगा, देख लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6, तो 6। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कितने ऑक्सीजन है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 22। यार 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे प्रोटॉन करोगे तो सेम आएगा, 6 प्रोटॉन कार्बन में, ऑक्सीजन में 8, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये होगा 22। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो कार्बन का मास नंबर क्या होता है 12, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। अरे कार्बन का मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 6। अरे 12 माइनस 6। और ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है 16, एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 माइनस 8, सो दिस विल बी 8। तो ये भी कितना होगा 6 और 8 इंटू 2, सो दिस विल बी 22, ठीक है। ये आपके पास हो गया। हम लोग इसमें देखो 6 पे आते हैं, दिस इज ग्लूकोज। तो क्योंकि ग्लूकोज में कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं पहले से लिख देता हूं। देखो अरे ये भाई सबका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखा है, ठीक है। ऐसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन है 6 कार्बन है। अरे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और कितने कार्बन है 6, तो इसलिए 6 इंटू 6, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कितने हाइड्रोजन है 12, तो इसलिए 1 और कितने हाइड्रोजन है 12। और ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर 8 और कितने ऑक्सीजन है 6, तो अरे एटॉमिक नंबर और जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इतने, तो ये 6, तो ये करने पे कितना आता है 96, ठीक है। सिमिलरली इसको करेंगे, प्रोटॉन हाइड्रोजन में 1 होगा, तो ये भी 96, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। कार्बन में देखो 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन में 1 माइनस 1, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0, 1 माइनस 1 विल बी 0। तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, 6 कार्बन है। अरे हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन ही नहीं होते, तो हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन कितने होंगे 0, और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन इंटू 6, सो दिस विल बी 84, ठीक है। इसका 84 वैल्यू आएगा, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब एक और कर देते फटाफट यहीं पे, H3PO4। अब निकाल लो, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फॉस्फोरस में 15, तो अब आप इसको कर लो। फॉस्फोरस 15, ऑक्सीजन में 8, तो ये कितना होगा 32 प्लस 18, तो 50, ठीक। मेरे हिसाब से 50 आ रहा है। ये भी क्या होगा सेम,
और इसमें लास्ट वाले पे को करते हैं, इसमें ये इधर है। तो देखो लास्ट वाले में हाइड्रोजन पे भाई 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0। फॉस्फोरस में 31 उसका एटॉमिक मास था और एटॉमिक नंबर 15, तो डिफरेंस क्या होगा 16 का। और ऑक्सीजन 8 × 4, सो दिस इज 48। ठीक है, तो ये इसके अगले 3 पार्ट का आंसर होगा। अब देखो हम लोगों को आगे अनायन और कटायन के बारे में करना है, तो पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो आयन्स क्या होता है? आयन्स होते हैं कि स्पीसीज विथ चार्ज, जिस पे चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्पीसीज विथ चार्ज, जिस पे चार्ज होगा उसको बोलते हैं अनायन, मतलब आयन्स। अगर अनायन होगा तो दिस विल बी नेगेटिव चार्ज, और अगर कटायन होगा सो दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अनायन नेगेटिव चार्ज होगा और जो कटायन होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक बात को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी एटम से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं बदल सकता। ठीक है, ये तो पता होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो कभी भी किसी भी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं हो सकता। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस इन एन एटम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता। तो फिर क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आता कैसे? तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, तो उसका चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो चार्ज ऑन एन आयन, charge on an ion is always due to electron only. When electron is added, then negative charge is present on ion, and when electron is removed, then positive charge is present on ion. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अनायन का मतलब क्या होता है? अनायन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब जैसे समझते हैं, जैसे मान लो अगर x पे -1 है तो -1 का मतलब ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन एडेड। जितना चार्ज तो उतना आपको ऐड करना है। जैसे मान लो अगर x पे -4 आया तो उसका मतलब क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन एडेड। कितना ऐड किया? 4। अगर x पे मान लेते -n कि -n है तो इसका मतलब क्या होगा? n इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ठीक है, ये इसका मतलब है। x, अरे x बाई एलिमेंट का सिंबल है। अगर मान लो x पे +2 का चार्ज है, प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। कितने रिमूव किया? 2 है ना ये, तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। अगर x पे +5 है मान लो तो उसका मतलब क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? जितना माइनस होता है उतना ऐड करते हैं, जितना प्लस होता है उतना रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई। तो हम लोग अब आगे के 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या क्या है? ये 8 एक्चुअल में SO4 2-। ठीक है, तो देखो समझो क्या होगा। पहले इसको समझ लो, नहीं है पहले समझ लो, ये नहीं है भाई। पहले SO4 को निकालो, जरूरी नहीं कि सब एक के साथ करो, तो पहले समझ लो SO4। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16
और ऑक्सीजन का 8, तो कितना आया 50। ठीक है, ऑक्सीजन में भी यही करोगे, मतलब भाई प्रोटॉन भी करोगे सेम होगा। दिस इज 48। न्यूट्रॉन, सल्फर का मास नंबर है 32, एटॉमिक नंबर है 16, तो न्यूट्रॉन क्या होगा 16 और ये क्या होगा 8, तो 48। ठीक है, अब समझो अगर इस पे -2 का चार्ज है तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, -2, 2 ऐड किए, तो 2 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दो 50 हो गया। ऐसे करना है तो आप फटाफट ऐसे कर लो, जैसे अब MnO4-। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बताया मैंने 25। अब देखो मैंने लिखवाया है ऑक्सीजन का 8 × 4 -1, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है बस, तो दिस विल बी 26 + 32, दिस विल 58। मेरे हिसाब से ही आएगा 26 + 32, 58। ठीक है, प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस विल बी 57। एंड न्यूट्रॉन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था 25, अरे और इसका मास नंबर 55, मैंने यही कहा था। तो उसमें न्यूट्रॉन कितना 30, तो 30 और ऑक्सीजन में 8 × 4, सो दिस विल बी 62। ठीक, ये होगा। और एक लास्ट वाला कर लेते हैं। देखो लास्ट क्या होता है NH4+। ठीक है, नाइट्रोजन में 7 और हाइड्रोजन में, भाई हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन में 4। अब प्लस चार्ज का मतलब, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो -1 करना है। अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो -1 करोगे, सो दिस विल बी 10। बाकी दोनों में चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ये तो हम लोगों ने आज के पहले लेक्चर में मैटर के बारे में सीखा, और ये सीखा कि मैटर एटम से बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी इनका डिस्कवरी कैसे हुआ ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का मोल का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे, एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है, पर इसके नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि आपका मोल होता क्या एक्चुअल में।